हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉप 50 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है पी ब्लॉक एलिमेंट हम सबको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, राइट? तो इनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इनके क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। और आप सभी ने काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी, उसके साथ में ये भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाए। पी ब्लॉक एलिमेंट हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर है टर्म 1 में। तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और साथ में ही आप एग्जाम में भी बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, राइट? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन है concentrated nitric acid upon long standing turns yellow brown due to formation of। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे कि देखो, अब हमारे पास में क्या है, HNO3 है। मैं साइड में इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देते चलूंगी ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट? तो HNO3 को क्या होता है, जब आप बहुत देर तक के ऐसे ही जब हम रखते हैं तो उसमें उसमें क्या होता है, येलो ब्राउन कन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना? क्योंकि HNO3 को जब हम ऐसे ही रखते हैं तब उसमें क्या होता है, जनरली NO2 गैस जो है वो फॉर्म होती है, राइट? और NO2 गैस फॉर्म होती है, साथ में ही जब वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करता है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से उसमें ये टेंडेंसी रहती है कि वो इस गैस को रिलीज करे और इसी गैस का कलर जो है वो हमें दिखता है येलो ब्राउन। क्या दिखता है हमें? येलो ब्राउन। और इसीलिए हम कहेंगे करेक्ट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज NO2, राइट? चलिए अब देखते हैं हम हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन अ रिएक्शन। अब देखो, HNO3 की रिएक्शन हो रही है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के एक डाइमर से। ठीक है, तो HNO3 की रिएक्शन फास्फोरस पेंटा जो ऑक्साइड के डाइमर से हो रही है। तो उस वक्त पे हमें क्या है, अगर आप ये रिएक्शन देखोगे इसमें, तो अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो ये कैसे होता है, देखो HNO3 रहेगा और साथ में ये डाइमर है। ठीक है, ये डाइमर है। जब ये रिएक्ट होता है तो एक तो ये प्रोडक्ट क्या बनाता है, HPO3 बनाता है। ठीक है, मतलब ये डाइमर ब्रेक हुआ। डाइमर ब्रेक होने के बाद में यहाँ पर हमें नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जो है वो हमें मिलता है। यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप रिएक्शन बैलेंस करके भी लिख सकते हो, राइट? तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, N2O5 मिल रहा है। ये N2O5 की प्रिपरेशन भी होती है और इसीलिए आंसर, करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 2 इज ऑप्शन ए। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे? हमसे बोला गया कि अमोनिया ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन गिव्स एन ऑक्साइड from which nitric acid is obtained and this oxide is, right? तो अब बेटा ये जब अगर आप रिएक्शन देखोगे तो ये रिएक्शन जो है हमने एक प्रोसेस में स्टडी किया गया है। तो ये प्रोसेस अब आपको थोड़ा सा याद रखना है, रिकॉल करना है कि हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसमें सबसे पहले देखो इसमें क्या फॉर्म करने के लिए बोला है हमसे। हमसे बोला गया कि अमोनिया ऑन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जब आप अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, किसका ऑक्सीडेशन करते हैं, अमोनिया का। वो रिएक्शन मैं आपको यहाँ लिखकर बताऊंगी। आपने किसका ऑक्सीडेशन किया, अमोनिया का। तो अमोनिया का जब ऑक्सीडेशन होता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तब होता है वहां पर फॉर्मेशन ऑफ NO गैस और साथ में ही कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं, राइट? फिर यही NO गैस फिर से रिएक्ट होती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म NO2। ये रिएक्शन इसी तरीके से चलती है और फिर ये NO2 गैस फिर रिएक्ट होती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ में और फिर बनता है हमारा HNO3। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि फ्रॉम विच नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन। तो हमें से पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो नाइट्रिक एसिड को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि कौन सा ऑक्साइड है। ये सबसे पहले तो हमारा ये ऑक्साइड बना है ना, NO ऑक्साइड बना है। जब ये NO ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तभी NO2। तो NO2 करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है और इसीलिए हम कहेंगे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज NO।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको चाहे तो अपने कॉपी में नोट डाउन करके रख सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये क्या होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमें हाइड्राइड्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, हाइड्राइड्स दिए गए हैं। तो अब देखिए ये हाइड्राइड्स जो दिए गए हैं इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर आर्सेनिक जो है AsSb, उसके बाद में हमारे पास में है फास्फोरस का हाइड्राइड और साथ में ही हमारे पास में नाइट्रोजन का हाइड्राइड। तो हमसे पूछा गया है बेसिक स्ट्रेंथ। अब जब हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ में हम कहेंगे कि जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज होता है, जैसे ही किसी सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसमें लोन पेयर जो है ये क्या होती है, लार्जर वॉल्यूम मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज होती है। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, साइज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी उसकी। यहाँ पर देखो ध्यान से समझो कि अगर साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। और इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, इजीली कैन डोनेट अ लोन। सो कि वो क्या कर सकते हैं, इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजीली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारे पास में एंटीमनी की सबसे बड़ा साइज होता है और नाइट्रोजन का सबसे छोटा साइज होता है। तो अगर मैं इसी सीक्वेंस में देखूं यहाँ पर तो मुझे दिखता है कि ये NH3 और PH3 जो है इसमें से पहले नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस, और ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज है और इसी वजह से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ जो है, यही बेसिक स्ट्रेंथ हमारी सही रहेगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो बेसिक कैरेक्टर जो है, बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर हमने क्या कहा, इजीली जो है, इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जैसे ही वो टेंडेंसी डिक्रीज होगी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, व्हेन orthophosphoric acid is heated to 600 degree Celsius, the product formed is। अब आपको क्या करना है, ऑर्थो एसिड लेना है। हमारे पास में कौन सा होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास में H3PO4, और ये इसको क्या कर रहे हो आप, उसको हीट कर रहे हो 600 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमसे पूछा गया है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट जो होगा वो होता है इसमें HPO3। कौन सा प्रोडक्ट होगा, HPO3 होगा, और इसीलिए दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब उन्होंने क्या कहा, द नंबर ऑफ P-O-P बॉन्ड्स इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड हमसे बात करी गई है, तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले हम ये थोड़ा सा स्क्रीन को अपसाइड ले लेते हैं ताकि हमें जो है बाकी भी सब चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो हमने 5th क्वेश्चन तक के कर लिया था, ठीक है। तो अब हमसे क्या बोला गया है, यहाँ पर हमसे ये वाला कहने के लिए POP बॉन्ड्स हमें फाइंड आउट करना है, और हमारे पास में है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है, जनरली जब हम याद करते हैं तो उसको इस तरीके से बेटा याद करो तो थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से जो है हमने क्या किया, एक फास्फोरस लिया, उसकी इस तरीके से मॉलिक्यूल बनाए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, एक फास्फोरस होगा जिसमें इस तरीके के मॉलिक्यूल बनेंगे, एक OH इस तरीके से होगा, फिर यहाँ पर एक और O होगा, और फिर ये P हो जाएगा, यहाँ पर एक OH आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलो अब हम देख लेते, काउंट कर लेते कि कितने बॉन्ड्स है, POP बॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला बॉन्ड तो है, आप ये देख पाओगे, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर POP बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये 1 हो गया। फिर यहाँ से फिर से POP बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये 2 हो गया। और फिर यहाँ से POP बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा, POP बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये 3 हो गया है। तो इस बेसिस पे मैंने काउंट किया 1, 2 and 3, एंड दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज 3।
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, ठीक है, नाइट्रोजन क्या बनाता है, N2 बनाता है, बट फॉस्फोरस इज कन्वर्टेड इनटू P4 फ्रॉम P, ठीक है, द रीजन इज, मतलब नाइट्रोजन तो N2 होता है बट फॉस्फोरस क्या बनता है, P4 बनता है। तो हमसे पूछा गया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या पूछा गया हमसे, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए अभी हम रीजन देखते हैं इसके पीछे का क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो हमें समझने वाली बात यह है कि जब हम N2 की बात कर रहे हैं, किसकी, N2 की बात कर रहे हैं, तो N2 में हमेशा N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, ठीक है, क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। और अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, किसी भी P2 मॉलिक्यूल की बात करें, तो उसमें क्या होता है कि अगर P2 ये है ना, P2 में जनरली PX और PX बॉन्डिंग रहेगी। अगर ये PX और PX बॉन्डिंग रहती है, इफ PX एंड PX बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, अगर PX और PX बॉन्डिंग इज प्रेजेंट रहती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वीकर बॉन्डिंग। क्या कहते हैं हम इसको, वीकर बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। और इसीलिए ये जो है ये पॉसिबल नहीं होता है, ये हमेशा P4 ही बनाता है। और इसीलिए हम कहेंगे, अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखा जाए तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो दिख रहा है वो है ऑप्शन सी, करेक्ट। अब देखो, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है हमसे, देखो, अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेस इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, which of the halogen acids should have highest bond dissociation enthalpy। अब देखो, जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं, मतलब F, Cl, Bri, ठीक है, जब हम इनकी बात करते हैं तो क्या होता है, साइज क्या हो रहा है, इनका साइज जो है ये इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए HX बॉन्ड लेंथ जो होगी वो भी इंक्रीज होगी, HX बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी। अगर HX बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो हम कहेंगे उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कौन सी एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। और अब हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि किसकी हैव हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है इसमें से रहेगी HF की। सो करेक्ट आंसर इज HF, करेक्ट। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे, इन अ नाइट्रोजन फैमिली द H बॉन्ड एंगल इन द हाइड्राइड्स gradually becomes closer to 90 degree on going from N to SB, right? And this shows that gradually, अब देखो यहाँ पर स्टेटमेंट दिए, I'll give you 5 minutes time, आप इसको एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि हम आगे की क्वेश्चंस की तरफ बढ़ सके। आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या पूछा गया है। जैसे अब हमें वेस्पर थ्योरी के बारे में बताना है कि वेस्पर थ्योरी जो है हेवी एलिमेंट्स के लिए ब्रेक डाउन होता है, तो वहां पर हम कहेंगे कि sp मिक्सिंग जो pH के लिए वो जनरली नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला है कि ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल्स आर यूज्ड फॉर MH बॉन्डिंग। तो इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन फैमिली में इन द ग्रेजुअली बिकम्स क्लोजर टू 90 डिग्री, वो इसीलिए होता है क्योंकि ये लगभग सभी क्या होते हैं, ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल्स, ऑलमोस्ट pure p orbitals used for MH bonding, almost pure, क्या कहा हमने कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर प्योर p orbitals आर यूज्ड फॉर MH बॉन्डिंग, और इसीलिए यही आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्योंकि इसके साथ में अगर हम देखें तो इसके साथ में ही जो भी यहाँ पर अरेंज होता है, ये क्या होता है, उसका स्लोली 90 डिग्री जो है इसका बनते जाता है एंगल, ठीक है। अब आते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि द डीप ब्लू कलर प्रोड्यूस्ड ऑन एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया टू कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब हमारे पास में क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में जब आप एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करते हो, एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐड करते हो तब क्या होगा, और एक्सेस ऑफ अमोनिया हम किस में से ऐड करते हैं, हम ऐड करते हैं NH4OH में से। तो NH4OH में हमें मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप एक्सेस और एक्सेस ऐड करते जाते हो
तब हमें एक डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, राइट। और इस डीप ब्लू कलर के कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, ऐसे जैसे ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक डीप ब्लू कलर का होता है, राइट। तो ये इसका अगर हम देखें ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर ऑप्शंस मुझे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा एस एस बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट इन। अब हमें देखना है कि इसमें एस एस बॉन्ड किस में प्रेजेंट नहीं है। जब आप इन सबके स्ट्रक्चर्स देखते हो बेटा तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, ओ इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, ओ अगर 4 है तो कहीं ना कहीं एस बॉन्ड आता ही आता है, कहीं ना कहीं एस बॉन्ड आता ही आता है। बट ये इसके साथ में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर ऐसे भी बनता है जिसमें क्या एस एस बॉन्ड जो है नहीं रहता है। यहाँ पर डायरेक्टली जो बॉन्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर ओ रहेगा, फिर यहाँ पर आने के बाद में एक एस, फिर यहाँ ओ आ गया, फिर ओ आ गया और ये ओ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो जब आप इसको काउंट करोगे प्रॉपरली तब आप देखते हो कि इसका जो आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन डी। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स ऑक्सीजन गैस। इनमें से कौन ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है थर्मल डिकम्पोजिशन के ऊपर। तो देखो सिल्वर का ऑक्साइड है जो डिकम्पोजिशन करने के बाद ऑक्सीजन देता है, लेड का मिक्स्ड ऑक्साइड है वो भी ऑक्सीजन देता है, और PbO2 का ऑक्साइड जो है वो भी ऑक्सीजन देता है, और इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन डी दैट इज ऑल द अबव, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है हमसे, देखो इन द प्रिपरेशन ऑफ HNO3 वी गेट NO गैस बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। हमें इसमें इस तरीके से मिल जाता है द मोल्स ऑफ NO प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NH3, 2 मोल्स ऑफ NH3 विल बी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिंग वाला पार्ट दिया है वो भी हम समझ लेते हैं। अगर मान के चलो ये हमारी अमोनिया की हम क्या कर रहे हैं उसमें प्रिपरेशन कर रहे हैं उस किसके साथ में, O2 के साथ में, तो यहाँ पर हमें मिलता है NO और साथ में ही H2। और अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है ना। जब आप इसको कंप्लीटली बैलेंस कर लोगे तब आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से कि 4 मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूसिंग 4 मोल्स ऑफ NO, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूसिंग 4 मोल्स ऑफ NO, और इसीलिए हम कहेंगे 2 मोल्स ऑफ NH3 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ NO, and hence option A is the correct answer. Okay, now let's go to the next question. Fluorine exhibits an oxidation state of only -1 because, तो जैसे कि हमें पता है कि फ्लोरीन की जो है -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी है, क्योंकि इसका आंसर जो है वो है इसका आंसर बिकॉज इट इज द वेरी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर हम कहेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हम इसको कह सकते हैं। ओके चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है हमें, तो यहाँ पर हमें देखना है कि अगर हम ये रिएक्शन यहाँ में लिख लेती हूँ जैसे कि H2O प्लस Br2 गिव्स HOBr प्लस HBr, ठीक है। तो अब देखो अभी हम सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इसमें क्या है, इसमें +1 है और साथ में इसमें -1 है। तो आपको क्या देख सकते हो कि Br का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक बार इंक्रीज हो रहा है 0 to +1 हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है 0 to -1, ठीक है। इट मींस ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है और रेड्यूस्ड भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड एंड रेड्यूस्ड दोनों ये काम कर रहा है, और इसीलिए हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आई होप बेटा आप सभी इसको नोट डाउन कर रहे हैं अपनी अपनी कॉपी में, और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल डेफिनेटली आंसर योर ऑल क्वेरीज। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एट रूम टेम्परेचर HCl इज अ गैस while HF is a low boiling liquid। ठीक है, हमने कहा कि भाई HCl जो है ये गैस है। क्या कहा हमने, HCl जो है वो गैस है और HF जो है ये लो बॉइलिंग लिक्विड है। तो ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखो HCl की बात करें और HF की बात करें
तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, इट मींस हम कहेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now let's start with next, that is question number 17. The oxidation state of central atom in the anion of compound NaH2PO2 will be। तो चलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। वो है NaH2PO2। तो सेंट्रल एटम इन द एनायन के हमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सेंट्रल एटम जो है इसमें ये हो जाएगा फॉस्फोरस। तो चलिए इसमें कर लेते हैं। फिर 1 प्लस इसमें कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल से 2 + 1 + x, और यहाँ पर आ जाएगा +2 × -2 और आंसर 0। तो यहाँ पर अब जब आप कंप्लीटली सॉल्व कर लोगे तब ये आता है x = +1। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। क्या कहा? करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर हम कहेंगे डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप, और ये ऑक्सीडेशन पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप होता है, और इसीलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी ऑप्शन दैट इज 19 क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड। अब हमसे क्या बोला गया है? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो जैसे ही बेटा हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्या करते हैं? जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है, हम कहेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन एसिड भी डिक्रीज होगी। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 पे है द रिएक्शन ऑफ केमेनोफोर एंड HCl। केमेनोफोर और HCl की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, केमेनोफोर प्लस HCl की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है MnCl2 प्लस KCl प्लस कुछ वाटर के मॉलिक्यूल प्लस Cl2। ये हमें मिलता है, जिसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है और यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है, मतलब अगर +2 से +7 से +2 हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन होगा तो वहां पर फॉर्मेशन क्या होगा? Cl2 जो है वो फॉर्मेशन होगा। तो देखो रिडक्शन जो है यहाँ पर आ गया हमारा ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, विच वन इज मोस्ट स्टेबल टू हीट? Which one is most stable to heat? तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन सभी के अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल हैलोजन एटम इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पर अगर हमारे पास में ऑप्शन HClO है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी आराम से निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इन सभी में इंक्रीज ही हो रही है सेंट्रल एटम। तो जिसकी वजह से क्या होगी कि जो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इसकी, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो, थर्मल स्टेबिलिटी जो है, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो सकती है इसकी? ऑक्सो एसिड डिक्रीज हो सकती है, और अगर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो इस बेसिस पे HClO4 जो है ये इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। अब क्वेश्चन नंबर में क्या कहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है उसमें? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट? तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इट मींस अगर आप इसमें से कैलकुलेट करोगे लगभग सभी के, आपको एक एक करके सभी के आंसर्स जो है इसमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे,
तब आपको समझ में आएगा कि इनमें से जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो है सेकंड के। सिर्फ सिंपली आपको कैसे करना है, जैसे मैं इसको यहाँ पर अगर मैं एक का कैलकुलेट करके बताती हूँ बेटा, आप बाकी सबके अपने आप से कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 35 प्लस 2 इंटू 8, यहाँ पर -1 है इसलिए 1 आ गया और आंसर आ जाएगा 52। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें 35 होते हैं प्लस इसका 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं इंटू 2 और माइनस है यहाँ पर सॉरी यहाँ पर प्लस है इसीलिए यहाँ पर -1 होगा और आंसर आ जाएगा 52। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें होते हैं, बाकी इसमें नहीं है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोला है द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज। अब ये सभी क्या है, ऑक्साइड्स है। ऑक्साइड्स के एसिडिक कैरेक्टर जो होते हैं वो क्या होता है, इसमें अगर हम देखें जैसे कि नाइट्रोजन की बात करें, सल्फर की बात करें, कार्बन की बात करें या फिर नाइट्रोजन की बात करें, इनमें नाइट्रोजन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। और इसीलिए ये ऑर्डर कैसे रहेगा, ये ऑर्डर इस तरीके कैसे रहेगा, नाइट्रोजन फिर सल्फर और फिर आ जाएगा कार्बन। और इसीलिए इनके ऑक्साइड्स जो है नाइट्रोजन के, जो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं वही सबसे ज्यादा बेसिक रहेगा, एसिडिक रहेगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे बोला गया द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6। तो XeF6 का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ इस तरीके से है ना। यहाँ पर एक F है और यहाँ पर भी एक F है और एक ये लोन पेयर आती है, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर भी है। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, मतलब अगर हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो sp3d3 है, पर जिसका शेप पेंटागोनल बाइपिरामिडल होना चाहिए, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसका शेप जो है वो हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब आते हैं हमारे 25th क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला है कि ड्राई एल्काइल क्लोरोसिलेन ये दिया गया है इल्ड्स, ये क्या इल्ड करता है ना। तो अगर आप देखोगे इसका जब आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर तरीके से तब आपको पता चलता है कि इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो मेरे पास में और भी काफी सारे क्वेश्चंस है जिसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इन टुमारोज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्ट ऑफ ऑल 25 रिमेनिंग क्वेश्चन। सो आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है, जितने भी ये क्वेश्चंस करवाए हैं 1 to 25, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो कल का वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिसमें हम आने वाले और 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर कुछ भी डाउट है, आपके जो भी व्यूज है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, ताकि मैं आपके सभी क्वेश्चंस की क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।